हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे कैसा है। ऑडियो वीडियो ठीक है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे कैसा है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है। और बता देंगे, 1 मिनट वेट कर लेते हैं तब तक बाकी सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। ठीक है। और हम यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। चलो रेखा जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बाकी भी बता देंगे कौन कौन क्लास में आ चुका है। जयदेव जी आ गए। चलो आप लोगों का ही वेट हो रहा है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। और यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड, यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और प्रियंका जी भी आ गए। और कौन कौन आ चुका। चलो, और इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था जुरिस्प्रूडेंस का क्या मीनिंग होता है। जुरिस माने लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज। ठीक है, इट मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। फिर हमने देखा था कि जो बेंथम है वो फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, और उन्होंने अपनी डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सपोस्टोरियल एंड सेंसोरियल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद हमने करी थी डेफिनेशन। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से जो है वो करवाई गई है। प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। एंड फिर हमने किया सोर्सेस ऑफ लॉ। ठीक है, क्या कुछ सोर्सेस हैं। ठीक है, और फिर हमने किया अपने नेक्स्ट सेशन में स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जिसमें हमने लास्ट सेशन में देखा था कि नेचुरल लॉ स्कूल, जिसको हम हायर लॉ या लॉ ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं, जिसको ठीक है। इसके अलावा जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो फिलोसफी ऑफ लॉ है, ये फोर्स ऑन द लॉ ऑफ नेचर है। एंड द स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस रिप्रेजेंट द बिलीव दैट दे आर इनहेरेंट लॉ दैट इज कॉमन, कि ऐसा लॉ जो कि सभी के क्या लिए है, मतलब सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, सभी इक्वल है, जो कि आपका अलग अलग नहीं है। जैसे कि हम हिस्टोरिकल स्कूल में बात करते हैं कि कभी भी लॉ यूनिवर्स तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हिस्टोरिकल स्कूल में कल हमने देखा। क्योंकि ये बोला गया कि अब हर एक एरिया टू एरिया या स्टेट टू स्टेट अपना कल्चर होता है, अपनी रीति रिवाज होते हैं, कस्टम होते हैं, अपने अपने जो है वो लॉ बनाते जाते हैं, जैसे कि आपके अपने स्टेट के लोकल लोग है ना। एंड यदि आप कंपैरिजन करो कि इंटरनेशनल लेवल पर, तो जैसे हमारे इंडिया का लॉ कुछ अलग है, अमेरिका का कुछ अलग है, इस तरह से हिस्टोरिकल स्कूल में ये बात करी जाती है। लेकिन नेचुरल लॉ स्कूल में ये बोला जाता है कि लॉ ऐसा मतलब ऐसा लॉ जो कि सभी के लिए क्या है, कॉमन है, कॉमन टू ऑल। एंड यूनिवर्सल लॉ है, अनरिटन लॉ है, और जिसको हम मॉरल लॉ, डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ रीजन, लॉ ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ और अनरिटन लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोर्सेज देखे थे, गॉड, नेचर एंड रीजन। ठीक है, इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन करा था, वो हमने सबने बहुत अच्छे से कर लिया। यहां तक बताना, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन में हिस्टोरिकल स्कूल, जहां जिस स्कूल में ये बात करी जाती है कि लॉ आपका क्या है, रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल एडवांसमेंट, मतलब कि
लॉ कहाँ से मिलता है? हमें पास्ट से मिलता है। बोला कि लॉ फाउंड होता है, ना कि किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें ये बोला जाता है कि लॉ क्या है? इज अ रिजल्ट ऑफ पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट। और लॉ डिपेंड करता है जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल पर। और इसके प्रोपोनेंट कौन कौन है? मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेसेविनी, जॉर्ज कुश्ता एंड हेनरी मेने। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैंने बोला था कि आपको ये मेन पॉइंट जो है वो याद रखने क्या कुछ, कि मॉन्टेस्क्यू की बुक जो कि स्पिरिट ऑफ लॉ है, जो कि आपको एग्जाम में 100% पूछी जाती है ना, यदि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से तो। ठीक है, इसके अलावा वो एक फ्रेंच जज थे। ठीक है, और हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, कंसेप्ट ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड किया। और मॉन्टेस्क्यू जो कि फ्रेंच जज थे, फिलोसफर थे और पॉलिटिशियन थे, इंटेलेक्चुअल, उन्होंने रिसर्च किया और लॉ ऑफ वेरियस सोसाइटी को। ठीक है, और उन्होंने डेफिनेशन दी कि लॉ इज अ क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोजिशन। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि सेवेनी, जो फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवेनी, जो कि एक जर्मन के जूरिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहां से आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि लॉ आपका यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता, कि लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, ये वेरी करता है टाइम, प्लेस, कंसाइज ऑफ पीपल। ठीक है, एंड इसमें हमने की प्रिसेप्शन भी देखी थी, जो कि सेवेनी ने दिए थे। सेवेनी ने कहा कि लॉ क्या है? सुई जनरिस है, एंड लॉ डेवलप होता है पीपल की लाइफ के साथ, कंसाइज एंड नॉट मेड इन्वेंटेड, यानी कि किसी के द्वारा आविष्कार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लॉ इज रिलेटेबल टू लैंग्वेज विच वेरी करता है कंट्री के साथ, यानी कि कंट्री टू कंट्री जो है वो आपका लॉ चेंज होता रहता है, कल्चर चेंज होता रहता है। लॉ ग्रो होता है विद द नेशन के साथ और डाई भी होता है विद इट्स डिसोल्यूशन के साथ। ठीक है, और लॉ फाउंड एज अ सोसाइटिकल प्रिंसिपल, कि हम लॉ यानी कि कानून को एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में जो है वो पाया जाता है, बाद में जो है न्यायविदों के द्वारा विकसित किया जाता है। इसके अलावा मैंने बोला था कि पुच्छता के बारे में आपको ये याद रखना है कि वो भी सेवेनी की थ्योरी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा डीप में फोकस किया हिस्टोरिकल स्कूल की स्टडी को। और उन्होंने ये अपना तर्क दिया कि कभी भी इंडिविजुअल या आपका अकेला स्टेट, ठीक है, वो आपका लॉ बना ही नहीं सकते। जब भी लॉ बनेगा तो उनका अमलगमेशन होगा, यानी कि मतलब सोसाइटी और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जो है वो लॉ आपका बनेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने हेनरी मेने के बारे में बात करी थी। उन्होंने भी एनालाइज किया लीगल सिस्टम ऑफ वेरियस सोसाइटी, और उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी। ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किसने दी? हेनरी मेने ने। यहां से याद रखना है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने ये कंप्लीट कर लिया है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए रिवीजन भी हो जाएगा और टाइम भी आपका बच जाएगा। इसके अलावा इन्होंने हेनरी मेने ने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी। फर्स्ट स्टेज थी रूलर एज लॉ मेकर। उन्होंने कहा कि जो रूलर होते हैं, शासक होते हैं, उनको लॉ मेकर कहा जाता है। और दूसरा कस्टमरी लॉ के बारे में उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने बात करी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमरी लॉ। यदि ओरिजिनल लॉ मेकर यदि वो पावरलेस हो गया, यानी उनके पास पावर नहीं रही, तो माइनॉरिटी के हाथ में पावर आ जाएगी और वो एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमने बात करी थी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, और बोला कि यदि हम लीगल डेवलपमेंट करना चाहें तो उसके क्या इंस्ट्रूमेंट है। लीगल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब लीगल फिक्शन होगा, कि लॉ आपका चेंज होता रहता विद सोसाइटी की नीड के साथ जो है वो चेंज होता रहता। इसलिए हैविंग द एग्जैक्ट फोर्स ऑफ लॉ अनअल्टरेटेड, ठीक है, इसलिए लीगल फिक्शन भी होना चाहिए। एंड इक्विटी, ये बोला कि कोई ना कोई ऐसा एजेंट होना चाहिए जो कि मॉडिफाई करे लॉ, जैसे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर और हमारी पार्लियामेंट। ये भी क्या है कि एक ऐसे लोग हैं जो कि लॉ को मॉडिफाई करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं और साथ ही साथ नया लॉ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी। एंड लेजिस्लेशन भी बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव लीगल चेंजेस एंड रिफॉर्म में जो है वो कंट्रीब्यूशन उनका रहता है। ठीक है, कि ताकि जो भी अम्बिग्विटी है, यानी कि जो भी अस्पष्टता है, उसको खत्म किया जा सके और लॉ आपका क्या हो, क्लियर हो और कंसिस। ठीक है, इसके अलावा हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बात करी थी कि लॉ आपका, ठीक है, लॉ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में एस्टैब्लिश किया है रिलेशन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। पूरा लॉ बनाया ही किस लिए जाता है? सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। तो ये स्कूल ले डाउन करता है मोर एम्फेसाइज लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी चेंज जो भी हमारी सोसाइटी में होता है।
लॉ क्या है? एक सोशल फिनोमिना है। लॉ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लॉ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? सोसाइटी के साथ होता है। और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फोकस ऑन बैलेंसिंग द वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल वाज रियलाइज। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्टडी करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोसाइटी, कि ये क्या है? स्टडी है। कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम स्टडी करते हैं कि लॉ का सोसाइटी के साथ किस तरह से रिलेशन है। ठीक है, एंड एवरी प्रॉब्लम के दो कंसेप्ट होते हैं, डिफरेंट दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, कि दो पहलू होते हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था सती वाला, कि यदि कोई सती प्रथा है, ठीक है, जो कि पहले प्रैक्टिस करी जाती थी, जिसमें विडो को बर्न कर दिया जाता था उसके हस्बैंड की डेथ के बाद। ठीक है, कि उन्हीं हस्बैंड के साथ ही जो है उनको जला दिया जाता था। अब इसके दो पहलू हमने देखे थे कि लीगल क्या है, कि अब कानून बना दिया, इसको बैन कर दिया प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1987 के तहत। अब कोई पर्सन ऐसा करेगा या कोई पर्सन इस तरह से इंकरेज भी कर रहा है किसी को करने के लिए, तब भी क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। एंड सोसाइटिकल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है कि अब ये समाज में भी गलत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अवधारणा बन गई है कि यदि अब कोई इस तरह की हिंदू प्रैक्टिस करेगा तो उसको सोसाइटी की नजर में भी जो है गलत माना जाएगा। इसके जूरिस्ट हमने देखे थे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की मॉन्टेस्क्यू, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर है। देखो, इन्होंने मेन तो काम किया है हिस्टोरिकल स्कूल में, लेकिन फिर भी साथ ही साथ हिस्टोरिकल स्कूल के साथ साथ उन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में भी काफी ज्यादा काम किया है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि जब भी आप लॉ बनाओगे तो आपको सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यही उन्होंने कहा था। इसके अलावा इनकी बुक याद रखनी है, जो कि आपको पहले ही बता दिया है। फिर आपके यूजीन अरिच जो है वो कोई फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है। ठीक है, और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ क्या है? स्टडी ऑफ लॉ है फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एंड अरिच कंसीडर करते हैं कि सोसाइटी क्या है? मेन सोर्स ऑफ लॉ है। एंड सोसाइटी ही बिकम एसोसिएशन ऑफ मैन, और सोसाइटी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ मैन होती है। ठीक है, और ये बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल लीगल डेवलपमेंट, कि जितनी भी हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, और आपकी लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन, बट सोसाइटी मतलब उसका सेंटर क्या है? सोसाइटी है। अब लॉ बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, अमेंडमेंट करी जा रही है, किसको ध्यान में रखते? सोसाइटी को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कंसीडर किया, एरिच जो है वो कंसीडर करते हैं सोसाइटी को एज अ मेन सोर्स ऑफ लॉ। फिर आपके रॉस्कोपॉन्ड है, इसके इनके बारे में मैंने बताया था कि आपको याद रखना है कि सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी उन्होंने दी है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी है। अब जल्दी से बताना, वैसे जब तक बताओगे तब तक वो आगे निकल जाएंगे, है ना। चलो मैं ही बता देती हूँ। इस थ्योरी में क्या किया था? कंपैरिजन किया था लॉयर का इंजीनियर के साथ, और ये बोला कि जो इंजीनियर होते हैं अपनी इंजीनियरिंग स्किल का यूज क्यों करते हैं? मैन्युफैक्चर करने के लिए न्यू प्रोडक्ट। उसी तरह से लॉयर भी क्या करते हैं? सोसाइटी को रिसर्च करते हैं। अब वो अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो वो सोसाइटी से तो डील करेंगे, तो वो उनसे डील करते हैं और सोसाइटी को एक प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम फ्रिक्शन। ठीक है, कि यानी कि वो क्या करते हैं अपने काम के दौरान जो डेली डेली उनको प्रॉब्लम दिखती हैं, या जितनी वो डेली डेली प्रॉब्लम के साथ वो टैकल करते हैं या उनको सॉल्व करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन इस सोसाइटी के साथ ही जो है वो बनता है। अब सोसाइटी में लोग रहेंगे, वही तो आपके एडवोकेट के पास आएंगे, लॉयर के पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी में कंपैरिजन किया था। इसी थ्योरी को सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, हाँ, कंपैरेटिव थ्योरी, बिल्कुल। ठीक है, इंजीनियर एंड लॉयर के बीच में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉन्ड, पॉन्ड कहते हैं कि लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग व्हिच मीन कि बैलेंस मेंटेन रखना है कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, कि सोसाइटी का जो आपका कंपीटिंग इंटरेस्ट है उसमें बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, इन विच अप्लाई साइंस इज यूज, कि साइंस हम सोशल इंजीनियरिंग का यूज इसलिए, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी का यूज इसलिए करते हैं ताकि सॉल्व किया जा सके इंडिविजुअल और सोशल प्रॉब्लम को। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग का क्या मीनिंग है, क्या मेन मोटिव है? कि बैलेंस मेंटेन रखना कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, जो कि हेल्प करता है लॉ को बनाने के। और लॉ क्या बोला कि लॉ क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। विद हेल्प ऑफ लॉ लार्ज पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज कैरिड ऑन।
ठीक है। और लॉ का यूज क्यों किया जाता है? ताकि सॉल्व कर सके हम कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम इन सोसाइटी, कि जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है उनको हम सॉल्व कर सके। फिर डुइट, लॉ एंड डुइट ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल सॉलिडिटी की। सोशल सॉलिडिटी का क्या मतलब होता है? फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना। विच एक्सप्लेन, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था सोशल कॉपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड उनकी नीड के साथ, कि इंडिविजुअल और उसकी जरूरतों के साथ क्या कुछ जो है वो रिलेशन होता है, जैसे कि सोशल सॉलिडिटी। इसमें उन्होंने कहा था कि हर एक पर्सन को ना किसी दूसरे पर्सन की जरूरत होती है ना, जैसे हाँ एकता, बिल्कुल, कि जैसे आप सोसाइटी में रहो, है ना, आप स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, जब अपनी जब भी आपने लॉ किया है, 5 ईयर किया, 3 ईयर किया, तो आपको अपने पीयर ग्रुप की तो जरूरत पड़ी है ना, कि आप जो है वो जैसे कि अपने जो भी आपके आपके साथ पढ़ते थे, सहपाठी जिसे जिन्हें हम बोल सकते, तो उनकी जरूरत पड़ती थी, आपको टीचर की जरूरत पड़ती थी। इसलिए बोला कि हर एक पर्सन एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड होता है। इसलिए सोशल सॉलिडिटी की थ्योरी उन्होंने दी, फीलिंग ऑफ वननेस कहा, और ये कहा कि सोसाइटी में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। और सोशल सॉलिडिटी रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ, कोहेसिवनेस और कलेक्टिव कंसाइसनेस एंड वायबिलिटी ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की एकता, एकजुटता, सामूहिक चेतना और व्यवहारिता का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। लॉ एंड डुइट की सामाजिक एकजुटता अपने अन्य साथियों, यानी कि पर्सन टू पर्सन या मैन टू मैन, एक दूसरे पर जो है वो इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, उन्होंने कहा। अब अगस्ट कॉम्टे साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की थ्योरी उन्होंने दी है। कॉम्टे एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने टर्म यूज किया था सोशियोलॉजी का, यानी कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है ना, इस टर्म को यूज किसने किया था? कॉम्टे। देखो कि जो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ना, सबने सुना है सोशियोलॉजी में एमए भी होती है, कि मास्टर डिग्री भी आप सोशियोलॉजी में कर सकते हो। और यदि आपने आपके 11th या 12th में भी एक सब्जेक्ट रहता है सोशियोलॉजी का, यदि कोई पर्सन लेना चाहे, उसमें ऑप्शन होता है। अब स्टेट टू स्टेट ये अलग अलग होता है ना, हमारे स्टेट में ये था कि कंप्यूटर साइंस और सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट में ऑप्शंस होता था, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस को लेते थे, कुछ सोशियोलॉजी को लेते थे, और कुछ जो है वो फिजिकल साइंस को लेते, फिजिकल एजुकेशन, हाँ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपकी वो करवाई जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है ना। तो इसी तरह से मैंने भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, लेकिन सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा। लेकिन सोशियोलॉजी के कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे इजी इजी, जैसे कि हमने बाद में भी पढ़े, जैसे कि वुमेन लॉ पढ़ा, तो वही होता है इसमें भी, सोशियोलॉजी में भी, कि सोसाइटी को आप ध्यान में रखते हैं। मॉरल, यही तो मैं कह रही हूँ कि रेखा जी, अलग अलग स्टेट का होता है ना, जैसे हमारे स्टेट में ऐसे है, क्योंकि आपका स्टेट, जैसे आप यदि सीबीएसई में पढ़े हैं, ठीक है, सीबीएसई का सिलेबस सबका सेम होता है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड, जैसे कि अपना, हाँ जैसे कि हमारा एचपी बोर्ड है, तो उसका सिलेबस अपने अकॉर्डिंग होता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। चलो, फिर आपके अगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की बात कही, और वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सोशियोलॉजी टर्म को यूज किया था, इसलिए उनको कंसीडर भी किया जाता है, ये फाउंडर है साइंस ऑफ सोशियोलॉजी के, ठीक है। और उन्होंने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की बात कही, और इसके अलावा उन्होंने समाज शास्त्र के विज्ञान के लिए वैज्ञानिक तरीकों के आवेदन के लिए भी आग्रह किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, यहां से मैंने कहा था कि एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे जूरिस्ट हैं जिन्होंने, कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं, जूरिस्ट हैं, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो जिन्होंने सोसाइटी को लाइक एन ऑर्गेनिज्म कहा, तो कौन? अगस्ट कॉम्टे, यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। और उन्होंने कहा, इसके साथ साथ उन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा, ये बोला कि सोसाइटी या आपका सोसाइटी है, या जो भी आपका सराउंडिंग एरिया है सोशल, ठीक है, वो तभी प्रोग्रेस कर सकता है, यानी कि तभी वो प्रगति कर सकता है, जब ये गाइड किया जाएगा बाय द साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। और ये प्रिंसिपल फॉर्मुलेट किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से, यानी कि अलग अलग अब देखो कि किसी पर्सन, अब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है ना, जरूरी नहीं होता है ना, ये भी है, लेकिन कोई टीचर है जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, और एक टीचर है जिनको सिर्फ अभी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस
टीचर के पास ज्यादा नॉलेज होगा, है ना। तो ये बोला कि जो प्रिंसिपल फॉर्मुलेट किए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस से जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं, ठीक है। और ये बोला कि सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी, यानी कि उन्नति तभी करेगी जब ये गाइड किया जाएगा बाय द साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि जब साइंटिफिक प्रिंसिपल के द्वारा जो है वो गाइड की जाती है सोसाइटी, ठीक है। और इसमें एक्सक्लूड किया गया ऑल मेटाफिजिकल एंड अदर लाइक कंसिडरेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 20 मिनट में रिवीजन किया, टाइम ज्यादा कर लग गया, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और कौन है? हैप्पी रिपब्लिक डे सबको, ठीक है। एंड थैंक यू प्रियंका शर्मा जी। और कौन आया है जल्दी से बताना। प्रियंका जी और रेखा जी और जयदेव जी के अलावा कौन है क्लास में? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट स्कूल, ठीक है, क्योंकि आज हम कंप्लीट कर लेंगे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को। और कंप्लीट नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। कहीं भी किसी को दिक्कत आती है, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, नोट्स मिल नहीं रहे हैं, तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपको नोट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। क्योंकि अब स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैंने उसके नोट्स पहले ही अपलोड कर दिए। यदि आप नए हैं अपने इस ऐप में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट लर्निंग वाला, जब आप ऐप ओपन करते हैं ना, ठीक है, यहां पर स्टार्ट लर्निंग वाला ऑप्शन होगा। आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे, फिर वैसे वैसे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ओवरव्यू है, कंटेंट है, लाइव क्लासेस हैं, इस तरह से अलग अलग जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिले। जब आप कंटेंट फोल्डर में जाओगे तो वहां पर जून 2024 के नोट्स एंड क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो नोट्स के लिए आपको उस जून 2024 के फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है। जल्दी से बताओ, सबको नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपर? कहीं किसी को दिक्कत होती है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्लास में मेरे को बोल सकते हैं कि हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। रेखा जी के अलावा बाकी सबको मिल रहे हैं ना? यस, ओके। मेरे फ्रेंड का हुआ नेट 192 मार्क्स है जनरल कैटेगरी से। हाँ, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी? तो 176 गई थी। तो 176 से ऊपर जितने भी मार्क्स हैं, जैसे 177 है, ठीक है, 8 हैं, तो उनका जो है वो, हाँ 176 गई थी। तो 177 यानी कि 176 प्लस जिनके मार्क्स हैं, तो उन सभी का जो है वो नेट हुआ है, ठीक है। और जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो, जेआरएफ की भी इतनी ज्यादा नहीं गई है इस बार। सबकी कट ऑफ जो है वो कम ही गई। जैसे कि ओबीसी में रहता था कि ओबीसी में 182 मार्क्स तक जो है वो कट ऑफ जाती थी, लेकिन इस बार जो है वो 162 की है, ठीक है। देखो 20 मार्क्स का जो है वो, हाँ ओबीसी का एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। देखो एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू के बारे में आप हमें तो सिर्फ अभी तक सिलेबस, हाँ मोहम्मद जी का नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे 176 मार्क्स आए थे ना, उनका नॉट क्वालिफाइड दिया गया। एक यहाँ हमारे यहाँ से भी एक लड़की थी, उसका वो एससी कैटेगरी की थी, तो उनका कितना मार्क्स आया था? 152 आया था, और 152 ही कट ऑफ गई थी, लेकिन उनका भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा है सिस्टम। इस बार थोड़ा समझ नहीं आया कि क्या किया गया है, लेकिन ऐसे जिनके कट ऑफ के इक्वल मार्क्स हैं उनको जो है वो नॉट क्वालिफाइड ही आ रहा था सबका, ठीक है। और इसके अलावा और पीवाईक्यू और एमसीक्यू की बात करें तो आप सर से बात करना, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम अभी हमें अलाउ नहीं किया गया, अभी बोला है सिलेबस कंप्लीट करवाएं, ठीक है। और जैसा अब किसी अथॉरिटी के अंडर हम काम करते हैं तो हमें उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। हाँ हाँ, बोथ पेपर में पेपर वन में भी आपके 35 प्लस मार्क्स होने चाहिए, कोशिश करें।
कि पेपर वन का भी आपको देखो, पेपर वन का तो इजी रहता है, यदि आपने कुछ नहीं भी पढ़ा तब भी उसमें पैराग्राफ भी आता है, एक कंप्रीहेंशन जिसे बोलते हैं ना, कि अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं आप, जो मर्जी। तो उसके भी आपको फ्री के 10 मार्क्स होते हैं। एंड आपके कम्युनिकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड से भी सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है। तो यदि आप थोड़ा थोड़ा भी उसको देख कर गए हैं तो आपके मार्क्स जैसे कि 40 to 45 तो बन ही जाते हैं, यदि कोई बहुत कम पढ़कर भी क्या। लेकिन यदि आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही करने पड़ेंगे, ठीक है। फोकस होके पढ़ना, पेपर वन भी पेपर टू भी, ठीक है। क्योंकि पेपर वन में भी और टू में भी एनटीए का ये पता नहीं होता कि वो कहाँ से कौन से सवाल पूछ लें। यदि हम आपको बहुत अच्छे से भी प्रिपेयर करवाएंगे, पूरे एमसीक्यू मॉक टेस्ट वगैरह सब भी दिलवाएं, तब भी अब कि 90% तक हम अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन 10% जो है वो एनटीए का कुछ रहता है कि उनका आप में ओनली 20 सेट, अच्छा ऐप में जो है वो ओनली 20 सेट है। हाँ तो वही है, इसके अलावा सर वैसे भी अपलोड करते रहते हैं, तो देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी हमें सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए बोला गया है, तो उसी पर ही फोकस किया जाए। क्योंकि अभी तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई 20 जनवरी, 22 जनवरी से। 22 को आपकी फर्स्ट क्लास थी ना, तो अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए रियलिस्टिक स्कूल के बारे में, ठीक है। यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया है, तो अब हम चलते हैं, अब हम करेंगे रियलिस्टिक स्कूल, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से बनते नहीं है इस स्कूल से, लेकिन फिर भी हम जो है वो जानेंगे क्या कुछ इस स्कूल में है, ठीक है। एंड इसके अलावा फिलोसफिकल स्कूल के बारे में जानेंगे एंड आपका एनालिटिकल स्कूल के बारे में, ठीक है। ये हम कंप्लीट कर लेंगे, कल से अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, ठीक है। चलो, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन रियलिटी, इसमें रियलिस्टिक स्कूल में फोकस किया जाता है रियलिटी के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो वास्तविकता है उस पर। जैसे लॉ आपका बुक्स में है, ठीक है, बुक्स में बोला कि जो बुकों में आपके लॉ बने पड़े हैं, हम जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बुक में डिफाइन करे हैं, उसकी और फोकस ना करते हुए रियलिस्टिक स्कूल में बात करी जाती है जो कि जज का डिसीजन होता है, जजेस के द्वारा दिए गए डिसीजन होते हैं, जिनको वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं और अपना डिसीजन देते हैं। उस पर आपका रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फोकस करता है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो रियलिस्टिक स्कूल में जो है वो बात करी जाती है इन रियलिटी की, यानी कि इन रियलिटी देयर इज नो सच थिंग एज अ रियलिस्टिक स्कूल। रियलिज्म जो एक टर्म है, ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ लॉ, जिसमें इंक्लूड होता है थिंकिंग और एक्शन, कि इंसान क्या सोचता है और क्या एक्शन करता है, उसके बारे में रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बात करी जाती है, ठीक है। जो कि रिलेटेड है टू द वर्ड एड्स, जो कि एक्चुअली में किया जाता है, कि इंसान को क्या सोच रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, उसके बारे में रियलिस्टिक स्कूल में बात की जाती है। इन द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में लॉ स्टडी करता है, मतलब लॉ की स्टडी की जाती है इट्स रियल वर्किंग, और रिजेक्ट किया जाता है जो भी आपके कंसेप्ट हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं, उनको रिजेक्ट करके प्रैक्टिकल वर्क जो करवाया जाता है उसके बारे में बात करी जाती है। और rather than being defined by the set of rule, the law is defined by the judge decision। यहां पर बोला कि अब कोई इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसके अलावा जो आपके सेट ऑफ रूल हैं उनको साइड में रख के लॉ बोला डिफाइन किया जाता है बाय जज डिसीजन, यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा डिसीजन दिया जाता है, यानी कि जो प्रैक्टिकली वर्क किया जाता है, एक्चुअली में जो वर्क किया जा रहा है, उसके बारे में रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बात करते हैं। अब रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी की जाती है लॉ एंड एक्शन की, कि ये आपका लॉ है एंड इन लॉ के अकॉर्डिंग क्या एक्शन लिया जा रहा है, उसके बारे में रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बात करी जाती है। एंड जजमेंट गिवन बाय द जज, और फोकस किया जाता है कि कौन सी जजमेंट, जैसे कि ये जजमेंट दी गई तो जज ने क्या, मतलब जजेस ने कौन से रीजन या क्या कुछ, मतलब रीजन क्या था इस डिसीजन को देने का,
कि क्या एक्चुअली में वर्क किया गया, उसके बारे में ये बात करता है आपका जजमेंट, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जजमेंट। एंड ह्यूमन फैक्टर ऑफ जजमेंट भी जो है वो ध्यान में रखा जाता है। अब इसके एक्सपोनेंट है, यहां से बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते, लेकिन इस इतना याद रखना कि ओलिवर ह्यूम जो कि एक्सपोनेंट है किसके, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के, ठीक है। और ये इसमें इन्होंने ये कहा कि लॉ आपका क्या होता है, बोले लॉ वो नहीं होता जो कि आपका बुक्स में होता है, लेकिन लॉ इज व्हाट द कोर्ट डू, कानून वो है जो अदालतें करती हैं, वो नहीं है जो अदालतें कहती हैं या आपके बुक में बताया गया, नहीं। लॉ वो है जो अदालतें करती हैं, लॉ इज व्हाट द कोर्ट डू। और कार्यवाही पर भी जोर दिया जाता है, जैसा कि होम्स ने कहा कि किसका जीवन है या कानून तर्क नहीं रहा है, यानी कि अनुभव, ये जो है वो किस पर है, बेस्ड है एक्सपीरियंस पर, कि जो कि प्रैक्टिकल वर्क में लॉ का यूज जो है वो आपकी कोर्ट्स में किया जाता है, उसको उन्होंने कहा कि ये आपका लॉ है, ठीक है। और के एन लिवलिन जिन्होंने, वो भी एक एक्सपोनेंट है किसके, रियलिस्टिक स्कूल के। इतने यहां से याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन नोट्स में है, यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा सवाल बनते नहीं है, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। अब है आपका फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। फिलोसफी जिसको हम फिलोसफिकल और मॉरल स्कूल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल और मॉरल स्कूल के नाम से भी जान सकते हैं। कंसर्न करता है इटसेल्फ मेनली विद द कनेक्शन ऑफ लॉ टू स्पेसिफिक थॉट और विच लॉ इज इंटेंडेड टू अकम्प्लिश। ये कहा कि फिलोसफिकल स्कूल या फिलोसफिकल या मॉरल स्कूल कंसर्न करता है इटसेल्फ, जिसका कनेक्शन किसके साथ है, लॉ टू द स्पेसिफिक थॉट विच लॉ इज इंटेंडेड टू अकम्प्लिश। स्कूल में ट्राई किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है रीजन क्या था, कारण क्या था, फॉर विच पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से लॉ आपका एस्टैब्लिश किया गया। इट्स बोले ये डज नॉट रिलेट करता है विद रिकॉर्डेड और स्कॉलरी सब्सटेंस, यानी कि इसमें हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कि क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से ये लॉ बनाया गया। जैसे कि लेजिस्लेचर ने प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हो रहा था, तो वो रीजन था ना, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या रीजन है फॉर विच पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इसमें फिलोसफिकल स्कूल में बात करी जाती है। इसके प्रोपोनेंट याद रखने हैं, ग्रॉटस, अमन कांट और हेगल, ठीक है। ये तीन आपके क्या है इस स्कूल के प्रोपोनेंट है। दीज लॉ, ये बात करते हैं, दीज लॉ स्पेशलिस्ट सी लॉ नाइदर एज अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर ऑफ रूलर नॉर कंसर्निंग द मेकिंग ऑफ रिकॉर्डेड नीड। और ये बोला कि लॉ क्या है, आपका रिजल्ट ऑफ ह्यूमन रीजन है, एंड इट्स मोटिवेशन इज टू होस्ट और प्रेज ह्यूमन आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है कि कानून विशेषज्ञ कानून को न तो शासक के विवेकाधीन आदेश के रूप में देखते हैं और न ही इसको दर्ज की गई आवश्यकता के निर्माण के बारे में उनके लिए, या ये जो कानून है वो एक मानवीय तर्क का क्या है, परिणाम है, यानी कि ह्यूमन रीजन का रिजल्ट है, और इसकी प्रेरणा मानव पहचान को तहराना और प्रशंसा करना। अब हीगल भी क्या है, इसके प्रोपोनेंट है, किसके, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। हीगल वाज द मोस्ट परसुएसिव स्कॉलर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल, ठीक है। एज पर हिम, उनके अकॉर्डिंग द स्टेट एंड लॉ बोथ क्या है, डेवलपमेंटल, दोनों ही डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट ऑफ हेगल टू फिलोसफिकल स्कूल is improvement of the possibility of advancement. As per him, the different appearance of social life, including law, are the result of development unique procedure. इस स्कूल में ये बात करी, हेगल ने ये कहा, उनके अनुसार कानून सहित सामाजिक जीवन के विभिन्न रूप के एक विकासात्मक अनूठी प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रक्रिया में तर्कवादी संरचना शामिल है और सिद्धांत में खुद को उजागर करना, पूर्ण विपरीत या और मिश्रण, ठीक है। और मानव आत्मा एक प्रस्ताव निर्धारित करती है जो कि विशिष्ट दर्ज या उम्र के विचार के रूप में मौजूद होती है, ठीक है।
लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि उन्होंने कहा है कि स्टेट एंड लॉ बोथ क्या है, डेवलपमेंटल है, दोनों ही क्या है, विकासात्मक है। ये किसने कहा, हेगल ने कहा। कांट, कांट के बारे में याद रखना है क्या कुछ, कि कांट गिव करंट रीजनिंग अनदर प्रिमाइस विच नो कंसिक्वेंट फिलोसफी कुड ओवरलुक। उन्होंने कहा, कांट ने वर्तमान तर्क को एक और आधार दिया जिसे कोई भी परिणामी दर्शन जो है वो अनदेखा नहीं कर सकता। इन्होंने कहा द अपॉर्चुनिटी, हर एक पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है कि हर एक मनुष्य के पास क्या है, उसकी इच्छा और नैतिक प्रस्तावों को जो उसकी इच्छा होती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ मैन एक्ट एज इंडिकेट करता है बाय हिज विल, कि जो भी मनुष्य करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, और कॉमनली कोरिलेटिव होता है बिकॉज नो मॉरल हाइपोथेसिस इज कंसीवेबल विदाउट मैन्स अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एश्योरेंस। आमतौर पर ये सापक्ष होते हैं क्योंकि मनुष्य को कि आत्म आश्वासन के अवसर के बिना कोई भी नैतिक परिकल्पना जो है वो संभव नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है यहां से। ठीक है, सिर्फ क्या है कि कांट जो है वो आपके फिलोसफिकल स्कूल ऑफ स्कूल के ठीक है, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रोपोनेंट है। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया होगा, तो कहीं भी किसी को डाउट है साथ साथ में बताते चले, कहीं भी किसी को डाउट है तो साथ साथ में बताते चले। यहां पर हमने सिर्फ यही कहा। ठीक है, एक मिनट रुकना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताऊंगी, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। हीगोग्रॉन्टस के बारे में नहीं है, एक मिनट। ठीक है, यहां तक समझ आ चुका है कि फिलोसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या बात करी जाती है। फिलोसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में बात करी जा रही है, इसको हम मॉरल स्कूल के नाम से भी जानते हैं, नॉन एज मॉरल स्कूल। ठीक है, एंड इस स्कूल का बेसिक एम क्या है, ट्राई करना, फाइंड आउट करना द रीजन why which particular law has been established, particular law has been established, कि क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से लॉ का एस्टैब्लिश किया। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड मतलब कि क्या कारण था, हिंदी में बताती हूं कि क्या कारण था जिसकी वजह से लॉ आपका बनाया गया, एस्टैब्लिश्ड किया गया। ठीक है, और इसके अलावा प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट के बारे में क्या क्या याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से प्रोपोनेंट है, तो प्रोपोनेंट ऑफ फिलोसफिकल स्कूल, सबसे पहले हीगोग्रॉटस, हीगोग्रॉटस जो कि क्या है, फादर ऑफ द स्कूल। ठीक है, यानी कि इस स्कूल के फाउंडर या फादर जो है वो हम कह सकते हैं, किसके, फिलोसफिकल स्कूल, दिस स्कूल। एंड सेकंड है इमन कांट, इमन कांट, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि ethics and law are not same, कि एथिक, नैतिकता और कानून जो है वो आपका सेम नहीं हो सकता, एमन कांट ने ही कहा। एंड इसके अलावा हेगल है। ठीक है, हेगल भी जो है वो इस स्कूल के प्रोपोनेंट हैं जो कि हमने बात करी। ठीक है,
इन्होंने एक तो कहा लॉ एंड, अभी अभी हमने देखा क्या कहा था हेगल ने, कि स्टेट एंड लॉ बोथ क्या है, डेवलपमेंटल है, ठीक है, ये कहा। एंड इसके अलावा इन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ लॉ यानी कि कानून बनाने का उद्देश्य, टू रिकनसाइल, इज टू रिकनसाइल डिफरेंट ईगो ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डिफरेंट ईगो ऑफ सोसाइटी। मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। फिर है आपके कोहलर, कोहलर जिन्होंने कहा देर इज नो यूनिवर्सल लॉ, सॉरी देर इज नो यूनिवर्सल बॉडी, ठीक है, जो कि सूट हो सकती है, यानी कि जो कि इंटायर सोसाइटी के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो सकती है, यानी कि अप्लाई हो सकता है, कि कोई भी यूनिवर्सल बॉडी ऑफ लॉ नहीं है जो कि सभी सोसाइटी जितना भी आपका यूनिवर्स है उस पर अप्लाई। ये किसने कहा था? कोहलर ने कहा था, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब जो हमने रियलिस्टिक स्कूल देखा जिसमें रियलिटी की बात करी जाती है, रियलिस्टिक स्कूल फोकस करता है डिसीजन पर। रियलिस्टिक स्कूल में फोकस किया जाता है, स्कूल इज अ टाइप ऑफ स्कूल which focus on decision, ऑन डिसीजन या रियलिटी, थिंकिंग एंड एक्शन, कि इंसान या पर्टिकुलर लॉ मेकिंग अथॉरिटी क्या एक्शन ली थी, ठीक है। और ये बिलीव करता है लॉ इज ओनली ऑन ऑफिशियल एक्शन, जैसे कि ऑफिशियल एक्शन की मैंने बात कही थी कि कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी क्या एक्शन ले रही है वो आपका क्या है, लॉ। इसके अलावा प्रोपोनेंट कौन है इस स्कूल के, कौन से स्कूल के? रियलिस्टिक स्कूल के प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट सबसे पहले हमने देखा ओ डब्ल्यू, ठीक है, ओ डब्ल्यू होम्स, ठीक है, जिनको फादर ऑफ द स्कूल कहा जा सकता है, फादर ऑफ द स्कूल, ठीक है। सेकेंड है ग्रे, जिन्होंने कहा लॉ इज ओनली लॉ, लॉ तभी लॉ होगा यदि, इफ, यदि मेड किया जाए, बनाया जाए, इफ गिवन और मेड बाय जज, ठीक है। ये जब सभी जूरिस्ट किसकी बात करते हैं, कर रहे हैं प्रैक्टिकल, जैसे कि बोला लॉ तभी लॉ होगा, कानून तभी कानून होगा यदि उसको बनाया जाएगा जज के द्वारा, ये ग्रे साहब ने कबूला, ठीक है। और थर्ड प्रोपोनेंट कौन है इनके? थर्ड कौन है? लिवलिन, लिवलिन, ठीक है। इन्होंने कहा था कि लॉयर क्या होता, सॉरी लॉ क्या होता है, जो कि लॉयर रिसर्च करते हैं और प्रेजेंट करते हैं और अपने केसेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिवलिन ने कहा लॉ वही है, यानी कि लॉ इज व्हाट इज रिसर्च बाय लॉयर, जो कि लॉ आपके लॉयर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया कंप्लीट, ठीक है। जल्दी से बताना प्रियंका जी, रेखा जी, जतेव जी, समझ आ गया है यहां तक? अब एनालिटिकल स्कूल में क्या बात करी जाती है? एनालिटिकल स्कूल में बोला जाता है, जिसको हम ऑस्टिन स्कूल भी कहते हैं, एंड इस स्कूल में बात की जा अगस्टिन, ऑस्टिन स्कूल भी के नाम से भी हम जानते हैं, और इसके अलावा हम इसको पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जानते हैं, अगस्टिन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और एनालिटिकल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। अब इस स्कूल में बात की जाती है कि जो किंग है यानी कि राजा है वो कभी गलत नहीं कर सकते, किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि जो राजा है वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, जो उन्होंने लॉ बना दिया वो आपका सही ही होगा।
इस स्कूल को अगस्टिन स्कूल या सॉरी ऑस्टिन स्कूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको बनाया गया था, यानी कि फाउंडर ऑफ द स्कूल या फादर ऑफ द स्कूल कौन है? जॉन ऑस्टिन। इट इज लाइक अदरवाइज कॉल्ड इंपेरेटिव स्कूल, और इसको पॉजिटिव स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है कि लॉ आपका एक बार बन गया, लॉ एज इट इज की बात करता है, ठीक है, कि जो आपका लॉ बनाया गया है वो एज इट इज सबको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्कूल में ये बात कही जाती है, और ये बोला जाता है स्कूल में कि लॉ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द स्टेट, कि स्टेट या राजा, अब मतलब एट प्रेजेंट की बात करें तो स्टेट के द्वारा लॉ बनाया गया, लेकिन जब हम पास्ट में देखें तो जब राजा महाराजा का टाइम था तो ये माना जाता था जो राजा है, किंग है, उन्होंने जो डिसीजन दे दिया, जो लॉ बना दिया, वो बना दिया, वो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। इस स्कूल में ये बात कही जाती है, ठीक है। और प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोपोनेंट कौन है? बेंथम, जो कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये बोला कि ये एनालिटिकल स्कूल के ऑथर भी जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी जो है वो माना जाता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बेंथम है या ऑस्टिन। तो बेंथम है जो कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, एंड जो ऑस्टिन है, ठीक है, ये एनालिटिकल स्कूल के फादर हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेंथम है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन को, लॉ की डेफिनेशन को, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो एक्सपोस्टोरियल, दूसरा सेंसोरियल। सेंसोरियल में क्या बोला था? एक्सपोस्टोरियल का क्या मतलब होता है? लॉ एज इट इज। सेंसोरियल को बोला कि लॉ आउट टू बी। उन्होंने, बेंथम ने एग्जामिन किया सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस इज डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ द वे दैट इफेक्ट ऑफ नेचुरल लॉ had not totally vanished, ठीक है, vanished, that is the reason he discussed utility, कि लॉ आउट टू बी, कि लॉ ऐसा होना चाहिए जो कि यूटिलिटी को देखते हुए जो है हम डिसाइड करें, जो हमें जरूरत को देखते हुए जो है हम डिसाइड करें, और मे बी रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रीजन। बेंथम इज नॉट यूजुअली नॉन एज अ फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, क्योंकि फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल है वो कौन है? ऑस्टिन, ठीक है। ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल के नाम से कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा बेंथम जो है वो आपके फादर हैं किसके? जूरिस्प्रूडेंस के, ठीक है। अब ऑस्टिन ने प्राइमरी, प्रिसाइज एंड एक्सटेंसिव आपकी ये बोला कि उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट ऑन सब्जेक्ट विच एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट है किसके? एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के। और ऑस्टिन जो कि फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल के नाम से कंसिडर किए जाते हैं या जाने जाते हैं, ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि लॉ जो है वो आपका किंग के द्वारा या सोवरेन के द्वारा एक बार बना दिया तो बना दिया, कोई भी पर्सन जो है वो इस कानून की अवहेलना नहीं करेगा। ऑस्टिन बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी jurisprudence led by Bentham and did not worry about the additional legal standard. He recognized the investigation of enactment and law from ethic. ठीक है। और ऑस्टिन जूरिस्प्रूडेंस ने कहा, मतलब ऑस्टिन ने कहा जूरिस्प्रूडेंस को अपनी 2 टाइप ऑफ डेफिनेशन में जो है वो, हाँ, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपके बेंथम है, लेकिन बेंथम के कार्यों के आगे जॉस्टिन ले गए थे। फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपके बेंथम है, लेकिन इसके बाद इन बेंथम के बाद जूरिस्प्रूडेंस पर काम जो है वो ऑस्टिन ने भी किया, ये है। लेकिन फिर भी हम कंसीडर करते हैं कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन है? बेंथम है, और ऑस्टिन जो है उनको फादर कंसीडर किया जाता है, यानी कि हम जानते हैं उनको एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के फादर, ठीक है। और उन्होंने अपने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन में फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ लॉ ओरिजिनेशन की बात करी, और उन्होंने अपनी डेफिनेशन को जनरल जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में डिवाइड किया, यानी कि टाइप में बांटा। और ऑस्टिन एक्सेप्ट करते हैं कि अ लीगल फ्रेमवर्क it is that is a specific law and settle it into a crucial organization. Positive law is a result है, यानी कि positive law is a result of state and sovereign, not
the same as the profound or positive equality. उन्होंने अपनी डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि मैंने आपको पहले भी करवा दी है, पहले भी करवाई। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। किसी ने नहीं देखा होगा तो स्टार्टिंग के सेशन को देख लेना जरूर से जाके, ठीक है। कि जनरल मतलब ऐसा लॉ जो कि सभी के लिए क्या है, कॉमन है। स्पेसिफिक मीन पर्टिकुलर पोर्शन और डिपार्टमेंट की बात करता है। अब केल्सन ने थ्योरी दी है, कौन सी थ्योरी दी है? हाँ, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर ऑस्टिन, बिल्कुल। केल्सन ने कौन सी थ्योरी दी है, जल्दी से बताना, किसी को पता तो। केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ विच नॉन एज अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसको हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दैट लॉ मस्ट स्टे फ्री। ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस थ्योरी में माना गया है, केल्सन ने कहा कि लॉ आपका क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सोशल साइंस होना चाहिए, लाइक रिसर्च, ह्यूमन साइंस, सोशल हिस्ट्री से जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। केल्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, केल्सन के पॉइंट से वाज बिल्ड अप एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ विच विल बी प्योर। केल्सन का ये मुद्दा कानून की जांच का निर्माण करना था, जो कि क्या होगा, प्योर होगा, जिसमें सभी शक्तिशाली नैतिक और मानसिक या समाजशास्त्री घटनों जो भी घटक हैं उनको सावधानी पूर्वक जो है वो छोड़ दिया जाएगा। केयरफुली जो है वो ऑल जितने भी घटक हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। प्योर थ्योरी जो उन्होंने दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका लॉ कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, सोशल साइंस, ठीक है, फ्री फ्रॉम सोशल साइंस लाइक ब्रेन रिसर्च, ह्यूमन साइंस, ठीक है, इन सब से जो है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सालमेंट भी जो है वो आपके इस स्कूल, एनालिटिकल स्कूल के फादर हैं, सॉरी फादर नहीं, प्रोपोनेंट, ठीक है। और इन्होंने रूल ऑफ एक्शन की बात कही थी, रूल ऑफ एक्शन की बात कही, ठीक है, रूल ऑफ एक्शन की बात करी। सालमेंट सरेंडर दैट द endeavor to locate the journal component in law by characterizing jurisprudence as an act of civil law, ठीक है। उन्होंने इंडिकेट किया, या एज इंडिकेटेड बाय हिम, देयर इज नॉट एट ऑल लाइक अ जर्नल कंपोनेंट ऑफ लॉ, ठीक है। और उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया ऑफ लॉ ऑफ लैंड या लेक्स लॉ की उन्होंने बात करी, यानी कि रूल ऑफ एक्शन की भी ये बात करते हैं। इसके अलावा आपको यहां से क्या याद रखना है कि उन्होंने अपनी डेफिनेशन को, सॉरी, उन्होंने जो है वो क्या किया, ऑस्टिन ने, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ की बात करी थी, जिसको कानून, उन्होंने कहा कि कानून ऐसी चीज है जो कि अदालतों से निकलती है। ऑस्टिन के साथ वो सहमत नहीं थे, क्योंकि ऑस्टिन कहते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ पॉसिबल है, ठीक है, कि पॉसिबल है, अकेले ही जो है वो ये तर्क दिया था कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ जो है वो आपका पॉसिबल है विद द एग्जिस्टेंस ऑफ रैशनल अलाउ, और ही कॉल्ड attention to that the investigation of jurisprudence which disregard moral or historical viewpoint will turn into the report। यहां पर बोला कि वो इस ऑस्टिन के इस बात से जो है वो सहमत नहीं थे कि उन्होंने एग्जामिनेशन ऑफ लॉ की बात करी या इन्वेस्टिगेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करी, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि रूल ऑफ एक्शन है, मतलब कि जो एक्शन लिया जाता है कोर्ट्स में, ठीक है, और लॉ क्या है आपका, अदालतों से निकलता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ठीक है एक्सक्लूड किया फ्रॉम द कोर्ट एज वेल, कि कानून एक ऐसी चीज है जो कि अदालतों से निकलती है। इसके अलावा जो सालमेंट है, उन्होंने ये अपने कुछ पॉइंट दिए इस थ्योरी से रिलेट करते हुए। उन्होंने कहा कि एनालिसिस ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ सिविल लॉ, ठीक है, नागरिक कानून की उत्पत्ति का विश्लेषण, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सिविल एंड अदर टाइप ऑफ लॉ। बोला कि ये नागरिक कानून या अन्य प्रकार के कानून के बीच जो है विभिन्न संबंधों की हम जांच करें, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन करें इनटू द लॉजिकल गेम प्लान ऑफ लॉ, की कानून के तार्किक खेल की योजना की जांच। आर रिकॉर्ड ऑफ लीगल सोर्स फ्रॉम विच द लॉ कंटिन्यू, ठीक है, कि कानूनी स्रोतों का रिकॉर्ड जिससे कानून जो है वो जारी रहता है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन की दायित्व के सिद्धांत की जांच, और द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओरिजिनेशन
ऑफ लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन, कि हम ये इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या जरूरत है लीगल राइट्स की और क्या जरूरत है ऑब्लिगेशन की, यानी कि साथ ही साथ जो है वो ड्यूटीज की। और रिसर्च करना है लीगल आइडिया एज अ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट पीपल एक्ट, जिसका एम क्या है यहाँ बोला, जैसे कि कानूनी विचारों का पर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे। ठीक है, अब यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, कल से हम, ठीक है, ये स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस थोड़े से टेक्निकल है भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद रखने वाला होता है, लेकिन आगे के जो आपको टॉपिक आएंगे जैसे लॉ एंड मोरालिटी है, या आप देखेंगे कि, एक मिनट, ठीक है, कि आपका इसमें लॉ एंड मोरालिटी के टॉपिक में हम डिबेट देखेंगे हार्ट एंड फुलर की, इसके अलावा हम केस देखेंगे जो कि लॉ एंड मोरालिटी पर बेस्ड था। इसके अलावा जो भी आपके कंसेप्ट आएंगे, कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें आपको बिल्कुल भी रत्ती सा भी जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, एकदम से याद होने वाली चीजें हैं। लेकिन जो आपका स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें बहुत कुछ याद रखने लायक है ना, जो कि मैं आपको कहानी की तरह नहीं रटवा सकती, जो कि आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेन मेन पॉइंट मैंने आपको यहां से बता दिया है कि क्या कुछ आपको याद रखना है। रियलिस्टिक स्कूल में आपको सिर्फ उसका मीनिंग समझना है, एंड ऑलिवर ह्यूम के बारे में समझ लेना, जो कि मैंने आपको बताया कि इन्हें प्रॉपर इंडिया फादर ऑफ स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रॉस्को पॉन्ड जो है वो कौन सी थ्योरी दी, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी थी, और सोशल सॉलिडिटी की बात किसने बोली। तो ये मेन पॉइंट जो कि मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करवाए हैं, वही याद रखने लायक है ना। हर चीज में जो चीज जो नहीं आ रही है, टफ है, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन मेन चीजें याद रखनी। और ज्यादातर चीजें जो मैंने आपको डेफिनेशन पार्ट में कवर करवाई हैं। ठीक है, यदि आप डेफिनेशन को रट्टा मार लोगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए, अब रट्टा मारने के साथ साथ जो है वो चीजें याद भी रहती जाती है यदि आप रिवाइज 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 कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आगे भी आपके सवाल जो है वो बनना स्टार्ट होंगे। जैसे कि अल्पियन ने कहा, जुरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन। ठीक है, ये याद रह जाता है, आसानी से याद रह जाएगा। और इसके अलावा जुलिस टोन ने, जब भी मैंने कहा कि जब भी लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन पूछा जाएगा जुलिस टोन लगाना है, जब भी लॉयर एग्जामिनेशन या लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन पूछा जाएगा तो आपको जुलिस टोन लगा देना। एंड इन्होंने कहा जैसे कि आपका यहां से साइंटिफिक सिंथेसिस की बात किसने करी, तो डॉक्टर केसी एलन ने करी। कीटन ने जूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक, जो जो यहाँ हाईलाइट किया है ना वो याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आपका ये यहां से मैंने बोला था इन तीन तीन इसी चीज को याद रखना, स्पेसिफिक फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, मतलब वैसे ही याद रखने के लिए बहुत डिटेल में जाना चाहते हो तो याद रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको ये याद रखना है कि सालमन ने कहा जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, और आपका लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ उन्होंने कहा। फिर जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्पेसिफिक और जेनरिक। जेनरिक में इंक्लूड होता है एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, स्पेसिफिक में इंक्लूड होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एनी पोर्शन ऑफ डॉक्ट्राइन। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हॉलैंड ने फॉर्मल साइंस की बात कही। ठीक है, फिर इसके अलावा जो डेफिनेशन है, ठीक है, और जो डेफिनेशन के मैंने नोट्स दिए ना उसमें बहुत ज्यादा, मतलब इस इन नोट से जो मैंने आपको क्लास में करवाए थे उससे भी ज्यादा उसमें मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको कट कर दिया है। ठीक है, मेन मेन चीजें जो है वो दी, तो नोट्स को देखना जाके। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टिन ने क्या कहा, लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड की बात करी, या साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करी जो कि कंसर्न करता है पॉजिटिव लॉ से। इसके अलावा जर्नल और पर्टिकुलर की बात कही। ठीक है, थ्योरी बाय द जूरिस्ट कब लेंगे? आ, अच्छा, ललिता जी हैं आप क्लास में? कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपको ऐप से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, इसके अलावा हॉलैंड ने डेफिनेशन कही थी कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, और ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और जल्दी से बताना कहीं किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड अदर्स वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। अच्छा,
पीवाईक्यू में पूछा गया है। कोई बात नहीं, करवा दूंगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी, अनदर भी। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू सो मच रेखा जी, सबको थैंक यू, और कल मिलते हैं फिर।